So today we will discuss fifth chapter of physics and 14th chapter of your 10th science of NCERT. And the title of the chapter is Sources of Energy. Okay. So in our everyday life, we need energy of different kinds. Suppose we want to have some stuff with our electric mixie. So we need some mechanical energy or rotating mechanical energy. Sometimes nowadays we are feeling too cold. So we need some heat energy. So we used to have some heaters, and sometimes we used to burn coal in order to get some heat. Okay. So in our every day, we need different kinds of energy. So from where this energy we receive? Okay, what is the sources of energy? Sources of energy. Before discussing sources of energy, you must understand that the energy can neither be created and nor be destroyed. Okay, so the very first point for our this chapter and starting of this chapter, this what is the point? The point is energy, any form of energy. Energy can neither be created and nor destroyed. एनर्जी को ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम करते क्या भाई, ये जो हम बात करनी है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो हम एवरीडे डेली लाइफ में क्या करते हैं कि हम एनर्जी की फॉर्म को चेंज करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी चेंजेस या अपने आप भी चेंज, वी चेंजेस फॉर्म ऑफ एनर्जी। बात समझ में? हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली चेंजेस द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे एक एग्जांपल, हम कोयले लाए और कोयलों को हमने बर्न किया, उससे हीट एनर्जी हमने हासिल की। तो वो हीट एनर्जी ऐसा नहीं है कि वो क्रिएट हुई है, वो हीट एनर्जी बेसिकली आपकी कन्वर्ट हुई है, जो कि पहले अवेलेबल थी। कहां पर अवेलेबल थी? वो पहले अवेलेबल थी कार्बन की बॉन्ड्स में। बात समझ में आई? अच्छा, कोल भी हमेशा से था नहीं, वो बना था कभी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो वी ओनली चेंजेस द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी जो होती है इस पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, वो बेसिकली क्या है, वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है, वो फिक्स्ड अमाउंट है, एंड वी कैन नॉट चेंज दैट अमाउंट। ठीक है, ओनली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम जो अमाउंट है उसको कम ज्यादा करेंगे। हम एनर्जी 1 जूल भी क्रिएट नहीं करेंगे और 1 जूल भी हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। ठीक है, वेस्ट, इसीलिए क्या होता है वेस्ट, हम वर्ड क्या यूज करते हैं, वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो हम वेस्ट तो कर देते हैं लेकिन हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते किसी चीज को। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि बेसिकली सोर्सेज ऑफ एनर्जी है क्या क्या, कहां से हमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसका जो मैंने रेफरेंस लिया है आपके टेक्स्ट का आज का, वो बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न है, और एएमयू में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसी तरह की चीजें आप लोगों को यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की जाए। तो सोर्सेज एक बहुत ही अहम सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ये जो बेसिकली लिखा हुआ है, ये इंडिया को सामने रखकर लिखा हुआ है कि इंडिया आमतौर से, यानी हमारा मुल्क आमतौर से जिन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करता है वो लिखे गए।
तो सबसे ज्यादा बड़ा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आमतौर से कोल से प्रोड्यूस की जाती है। दैट वी विल सी इन दिस लेक्चर ओनली। ओके, तो कोल इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। दूसरा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, बल्कि ये अगर आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे, सऊदी अरब है, दम्माम है, कुवैत, इधर के जो कंट्रीज हैं वहां पर कोल नहीं है, वहां पर नेचुरल ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा है, गैसोलीन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वहां पर बेसिकली डीजल पावर स्टेशंस है, डीजल पावर प्लांट्स है। तो कोल न जलाकर वो बेसिकली डीजल को यूज करते हैं एज ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। But in India also, petroleum and natural gas are the sources of energy for different purposes. तो ये इसको दूसरे नंबर पर रखा गया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हम सब जानते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो होते हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल बी डिस्कस इन डिटेल in this chapter, but not today. हाइड्रो पावर जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि समंदर के अंदर पानी है और समंदर बेसिकली लोवेस्ट ग्रेडियंट है, या कहिए कि लोवेस्ट हाइट वाला जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर वो समंदर होता है। बाकी सारी चीजें समंदर से ऊपर होती हैं। ठीक है, सी लेवल से बाकी सारी चीजें ऊपर ही होती हैं, जैसे हमारी जमीन है, हमारे मकान है, पहाड़ है, नदियां हैं, ये इन सब का लेवल समंदर से ऊपर होता है, सी लेवल से ऊपर होता है। अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन को विजिट करेंगे तो वहां पर जाके आपको पता ये लगेगा कि हर रेलवे स्टेशन पे एक पत्थर लगा होता है जहां पर सी लेवल लिखा होता है, या एटलीस्ट कोई बोर्ड लगा होगा वहां पर सी लेवल लिखा होगा कि ये कितने मीटर या कितने किलोमीटर ऊपर है सी से। तो जो समंदर का लेवल होता है वो सबसे कम होता है। अब इसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो हीट की वजह से पानी जो है एवेपोरेट हो जाता है और वो बादलों में तब्दील हो जाता है। फिर ये बादल हवा की वजह से मूव करते हैं और ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ठंड होती है। ठंड की वजह से वो जो भाप बनी थी वो वापस बूंदें बन जाती हैं। आमतौर से ये पहाड़ी इलाकों में होता है, जैसे आपके जम्मू कश्मीर में होगा, या आपके अरावली हिल्स में होगा, या आपके हिमालयाज में होगा। तो वहां से टकरा के वापस आती हैं और प्लेन्स में जो है वो बारिश होती है। ये बारिश कहीं ऐसी जगह इकट्ठी हो जाए जहां पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाए तो हम वहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, और भी कई प्रोजेक्ट हैं। यहाँ अलीगढ़ में तो 40 किलोमीटर दूरी एक प्रोजेक्ट है। आप देखेंगे वो वहां पर हमने क्या किया है कि उसी के पानी को यूज करके एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगा रखा है जिसको नरोरा के नाम से जानते हैं हम लोग। ओके, ऐसा ही एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपके आई गेस के उत्तराखंड के अंदर मौजूद है। तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। द सेकेंड लास्ट वन इज न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी के न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इंडिया के अंदर कई हैं। इनको हम बताएंगे कि ये बेसिकली कैसे एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। विंड पावर प्लांट बेसिकली साउथ में है, उधर कन्याकुमारी की तरफ। तो विंड से भी हम एनर्जी को हासिल करते हैं। अल्टीमेटली इन सारे ही जितने भी ये पॉइंट्स बताए गए हैं आपको, इन सब से हम कन्वर्ट क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन सारी एनर्जी, इनसे जितनी भी एनर्जी मिलती है हम उसको बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर उससे हम ट्रेनें चलाते हैं, उसको हम डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए दे देते हैं, उसको हम इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए दे देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आफ्टर दैट it is a chart which shows the percentage of use of these 5 major sources of energy in India. ओके, ये आपका जो पाई चार्ट है ये बेसिकली कहां का है, ये आपका एनसीईआरटी का है। तो आप ये देखेंगे कि कोल को क्योंकि रेड से हमने दर्शाया है, रिप्रेजेंट किया है, तो यहां पर आप
कोल का जो पाई है या कोल का जो एंगल है, ये बेसिकली क्या कहलाता है? सेंट्रल एंगल। कोल का जो सेंट्रल एंगल है वो सबसे ज्यादा है। आफ्टर दैट दिस हाइड्रो, तो हाइड्रो इज ऑल्सो अनदर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। देन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज शोन बाय दिस ग्रीन वन। एंड देन न्यूक्लियर वन, न्यूक्लियर का कौन सा है? ये ब्लू वाला है। देन दिस येलो वाला जो है ये विंड वाला है। ओके, तो पाई चार्ट से हमें एक लुक में ये अंदाजा हो जाता है कि कौन सी एनर्जी जो है वो हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, या किस मुल्क में कौन सी एनर्जी ज्यादा यूज होती है। ये डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट सिनेरियो होता है, डिफरेंट कंडीशंस होती है वहां पर, वहां का क्लाइमेट कैसा है या जमीन के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं वहां, उसके हिसाब से ही उनका, अगर फॉर एग्जांपल यही पाई चार्ट आप सऊदी अरब के लिए बनाएंगे तो ये डिफरेंट हो जाएगा बिल्कुल, आप अमेरिका के लिए बनाएंगे तो ये और डिफरेंट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी इज दिस वन, दैट व्हाट इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, अभी तो हमने ये समझा कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, मोटा मोटा ये समझा। व्हाट इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? इट इज ए क्वेश्चन। ओके, ये जो क्वेश्चन है सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होते हैं ये अभी अपने मोटे मोटे देखे थे। अब इसमें से गुड सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कहेंगे आप? तो इसमें क्या करेंगे आप? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल देखेंगे, या प्रॉपर्टीज ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये आप चाहें तो पॉइंट लिखेंगे भी, वैसे तो सभी कुछ लिखना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फ्यूल या आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी को बेसिकली हम एक टर्म में फ्यूल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सोर्स इज इजी एक्सेसिबल। अवेलेबल इजी होगा, अवेलेबल वो इजीली होना चाहिए। अवेलेबल कैसा होना चाहिए? इजीली होना चाहिए। अगर इजीली कोई चीज आपके पास अवेलेबल ही नहीं है तो आप उसको यूज कैसे करें? बात समझ में आ रही है? अगर कोई चीज इजीली अवेलेबल ही नहीं है, अगर किसी चीज को जाके चांद तारों पे तोड़ के लाना पड़ रहा है हमें, तो क्या फायदा ऐसे फ्यूल का? मतलब ये जो हमें परेशान करके रख दे, ठीक है। यहां एनर्जी की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। तो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, प्लस वो उसका खाली मिलना ही नहीं, मिल जाने के बाद उसका यूज करना भी हमें आसान होना चाहिए। ये नहीं कि मिल तो गया हमें और एलियन की तरह हम उसको देख रहे हैं, पता नहीं इसको कैसे यूज करना है, मतलब इसको जलाना है, खाना है या दबाना है, क्या करना है, हमें पता ही नहीं। तो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। द वेरी सेकेंड पॉइंट एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉस्ट इफेक्टिव। कैसा होना चाहिए? ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब चीप होना चाहिए, यानी कि सस्ता होना चाहिए। सस्ता होने का मतलब इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो डिफरेंट बुक्स में और डिफरेंट वेबसाइट्स में डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वो आदमी डिफरेंस करना चाहता है ना, दूसरे के टेक्स्ट को जरा चुरा के लिखे तो थोड़ा सा जो है तब्दील कर देता है। तो कोई कॉस्ट इफेक्टिव लिखता है, कोई चीप लिखता है, कोई इकोनॉमिकल लिखता है। ये सारी बातें तकरीबन एक ही जैसी हैं, यानी कि कुल मिला के जो फ्यूल आप खरीद कर ला रहे हैं वो सस्ता होना चाहिए। बात समझ में आई? जैसे आपको एक दिन में 3 यूनिट की जरूरत है बिजली की। किसकी जरूरत है? 3 यूनिट की, यानी कितनी की जरूरत है? 3 किलोवाट आवर की जरूरत है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोल से हासिल करते हैं उसको, तो आपको वो 21 रुपए का पड़ता है, और अगर आप डीजल से हासिल करते हैं तो ये आपको 24 रुपए का पड़ता है। तो यानी कोल से तो 8 रुपए पर किलोवाट आवर पड़ी, और सॉरी 7, 8 नहीं 7, ठीक है, 3 है ना। और डीजल से कितनी पड़ी? 8 रुपए पर किलोवाट आवर। तो कौन सा ज्यादा चीप हो गया? तो चीप हो गया कोल आपके लिए। बात समझ में? तो कोल इज एन आइडियल सोर्स
ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू डीजल फॉर आवर यूज। बात समझ में आई? तो इन दिस वे वी यूज टू सी, अगर कोई सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा है जो बिल्कुल फ्री मिल रहा है हमें, तो वो तो बिल्कुल ही आइडियल हो गया। लेकिन कोई चीज फ्री नहीं होती, हमें कोई ना कोई कॉस्ट जरूर देनी पड़ती है। बात समझ में आई? चाहे हम वक्त की दें, लेकिन हमें कॉस्ट जरूर देनी होती है। जैसे वो फ्री में डेटा दे रहे थे कुछ दिन पहले कुछ कंपनीज मोबाइल की, तो वो लोग समझ रहे थे ये फ्री। भाई फ्री नहीं होती कोई चीज, वो बेसिकली एड बेचते हैं आपका टाइम खरीद के। तो आप फालतू में उस पर लगे रहते हैं, उसमें वीडियो गेम देखते रहते हैं और ऐड आते रहते हैं, वो ऐड बिकते हैं उनके। तो नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं बता देता हूं क्योंकि ये बीच की चीजें थी, आपको तो आगे के पॉइंट बताने मुझे। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, इसको याद रखिएगा कि दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था। बात समझ में आ रही है बच्चों? समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू मस्ट बी हाई, मस्ट बी हाई, है ना? वेरी हाई लिखते हैं, वेरी हाई लिख सकते, मस्ट बी वेरी हाई। वेरी हाई का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। 1 किलोग्राम कोल लाए हम, 1 किलोग्राम कोल लाए बाजार से खरीद के, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर क्वालिटी। इसको हमने क्या किया? बर्न किया। इसको बर्न नहीं करेंगे, कोल को तो बर्न नहीं करते, बात समझ में? और हमको फॉर एग्जाम्पल x किलो जूल एनर्जी मिली, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, 1 किलोग्राम हम पेट्रोल खरीद के लाए। क्या खरीद के लाए? पीई, ठीक है, पेट्रोल खरीद के लाए। इसको भी हमने बर्न किया, इसको भी बर्न करेंगे। इससे हमें y किलो जूल एनर्जी मिली। अब फर्ज कीजिए कि y जो है वो ज्यादा है x से, तो हमारे लिए पेट्रोल ज्यादा अच्छा होगा, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। बात समझ में आ रही? एक होता है इग्निशन टेम्परेचर, एक होता है इग्निशन टेम्परेचर। जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो एक वर्ड आता है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि जिस टेम्परेचर पे वो इग्नाइट हो जाए, भड़क जाए, उसके अंदर आग लग जाए, जिस टाइम पर, जिस टेम्परेचर पर, तो वो उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। और कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास। एक यूनिट मास लें, फिर ये देखेंगे एनर्जी उससे मिलती कितनी है कंबशन के बाद, तो वो बेसिकली कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और कैलोरीफिक वैल्यू मस्ट बी हाई। बात समझ में आई? अब वाटर की क्या कैलोरीफिक वैल्यू होगी? वाटर तो जलता नहीं है, तो वाटर का हम मास ले लेंगे कि 1 किलोग्राम मास जब ट्रेवल करता है हाइड्रो पावर प्लांट में, तो कितने जूल एनर्जी दे देता है वो हमको। तो वो उसका बेसिकली दूसरा क्राइटेरिया है चेक करने का। आमतौर से जो चीजें जलती हैं उनके लिए कैलोरीफिक वैल्यू यूज किया जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, and calorific value must be very high for an ideal fuel or for a good fuel। बात समझ में? इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर। नाउ पॉल्यूशन फ्री, पॉल्यूशन फ्री, लो रेजिड्यू, लो रेजिड्यू, यानी कि बेसिकली सेफ। लो रेजिड्यू या कहिए नो रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब क्या होता है? जब हमने फ्यूल को जलाया तो उसके बाद कुछ चीज बच गई उसकी, है ना? कुछ फ्लू गैसेस बच गई, कुछ राख बच गई, वो बेसिकली कम से कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बात समझ में? वो कम से कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और फिर सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि हमने फ्यूल तो जला लिया और उससे ऐसी गैस निकली, पता चला हम बेहोश हो गए उस गैस को सूंघ के।
बात समझ में आई? तो इस सबको हम किस में बंद कर सकते हैं, किस पॉइंट में? पॉल्यूशन फ्री, लेस पॉल्यूशन होना चाहिए या नो पॉल्यूशन होना चाहिए। तो आमतौर से ऐसा कब मिलता है हमको? मिलता है ये विंड पावर प्लांट के अंदर, कोई पॉल्यूशन नहीं होता, कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। विंड पावर प्लांट के अंदर मिलता है, सोलर पावर प्लांट्स के अंदर मिलता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में मिलता है। हालांकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की वजह से दूसरी तरह के पॉल्यूशन इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जो एनर्जी मिलती है उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। बात समझ में? तो वो क्लीन एनर्जी होती है। अलबत्ता कोल, जब हम कोल को यूज करते हैं, कोल को, अगर आप कभी एनटीपीसी गए हो, दादरी नाम सुना है आपने? दादरी का, दादरी में एक पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट। तो वहां एक ट्रेन कोयला मेरे ख्याल से शायद रोज जल जाता है, ठीक है, उससे एनर्जी मिलती है। तो आप ये समझिए कि वो वहां पर एक पूरा माउंट बन गया है, उसका एक पूरा पहाड़ बन गया राख का। तो उन्होंने उसको बड़ा अच्छे से मेंटेन किया है। मैं गया हूं वहां पर, हमारे कॉलेज का टूर गया था जब हम गए थे वहां। तो उन्होंने उसको क्या किया, पूरे माउंट को एक तरह से पिकनिक स्पॉट की तरह से जो है वो कन्वर्ट कर दिया, बहुत बड़ा माउंट। तो वो ऐश इकट्ठी कर करके उन्होंने पूरा एक पहाड़ ही बना दिया। तो लेकिन ये मुस्तकिल यूज निकलती रहती है। इसके कुछ यूज भी होते हैं, जो कोल की जो ऐश निकलती है, कोल की जो ऐश निकलती है, ऐश, ऐश का मतलब वो एक्ट्रेस मत समझ लीजिएगा आप, ऐश का मतलब राख, जो कोयला जलाने के बाद राख निकलती है, ठीक है, बहुत बारीक राख होती है, सुरमई कलर की। तो इसको कुछ कंपनी भी लेती है, सीमेंट बनाने वाली कंपनीज खरीदती हैं इसको। हालांकि वो उतना नहीं खरीद पाती जितनी ऐश निकलती है। तो जहां पर भी ये कोल पावर प्लांट होते हैं, वहां के आसपास के जो खेत वाले होते हैं, जो भी बेसिकली क्रॉप्स, जो भी मतलब किसान होते हैं, वो बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि वो जब हवा चलती है तो ऐश थोड़ी सी उड़ के इधर उधर जाती है, और वो जाहिर सी बात है जो उपजाऊ मिट्टी है उसको आपके नुकसान पहुंचाती है, जो ऐश होती है, क्योंकि ऐश के अंदर कोई सलाहियत नहीं होती कि आपके वो उपजाऊ मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ बनाए, बल्कि वो तो बंजर बनाएगी, ठीक है। तो जल चुकी है क्योंकि, एनीवे, तो ये कुछ बात थी पॉल्यूशन के ऊपर, है ना। तो मैं ये बाकी की चीजें मिटा रहा हूं। अब मैं और दूसरा पॉइंट लिखूंगा, लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए। ये जो फ्यूल है ये कैसे होने चाहिए बच्चों? लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब क्या है कि हम यूज करें तो ये जल्दी से खत्म ना हो जाए। पता चला हमने इतना बड़ा पावर प्लांट लगाया कोल का, और कोल अभी 2 महीने चला और अब कोल ही खत्म हो गया जमीन के अंदर से, है ना। हालांकि खत्म होने वाला है, ऐसी सदी में सुनते हैं कि खत्म हो सकता है। डीजल पावर प्लांट लगाया, डीजल भी खत्म हो रहा है। तो हम कैसे कैसे होने चाहिए? लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए। लॉन्ग लास्टिंग को हमने एक वर्ड और भी दिया, रिन्यूएबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? रिन्यूएबल। रिन्यूएबल यानी जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, भाई आपने पानी को यूज कर लिया, फिर समंदर में तो पानी भरा हुआ है, वो पानी समंदर में पहुंच गया, वापस रिसाइकिल होके वो बादल बन गया, बारिश हो गई, वापस हाइड्रो पावर प्लांट में भर गया। इसी तरह से जो हवाएं हैं, हमें हवाएं ऐसे थोड़ी है कि बस इतनी हवाएं अल्लाह मियां के बाद इतनी चलाएंगे, वो तो हर वक्त ही चलती रहती है हवा। कोस्टल एरियाज में तो हर वक्त चलती रहती है ना। इसी तरह से सूरज की रोशनी है, तो सूरज की रोशनी भी रिन्यूएबल है, हर रोजाना सूरज निकलता है सुबह में। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सी जगह ऐसी हैं, जैसे आपके गुजरात है, जैसे आपके राजस्थान है, या बहुत से मुल्क ऐसे, सऊदी अरब है, वहां पर सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा होती है। सो दे हैव अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट इट इनटू द सोलर, थ्रू सोलर पावर प्लांट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को पावर प्लांट के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। लॉन्ग लास्टिंग का क्या मतलब है? लॉन्ग लास्टिंग का मतलब ये है कि बहुत दिनों तक चलने वाले होने चाहिए, यानी कि रिन्यूएबल होने चाहिए। बात समझ में? तो वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएंगे। एक और पॉइंट है इनका स्टोरेज, या कहिए इनकी हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन इजी होना चाहिए। जैसे सबसे आसान ट्रांसपोर्टेशन किसका है? सबसे आसान ट्रांसपोर्टेशन किसका है? न्यूक्लियर फ्यूल का है। बस उसको अच्छे से पैक कर लीजिए और ले जाइए एक गाड़ी के अंदर। बात समझ भाई? थोड़ा सा होगा, वो बहुत सारी एनर्जी देगा। हैंडलिंग, उनकी हैंडलिंग आसान होनी चाहिए। तो न्यूक्लियर फ्यूल की हैंडलिंग आसान नहीं होती, उसके लिए बड़े सोफिस्टिकेटेड मशीन्स चाहिए, बड़े पढ़े लिखे लोग चाहिए। बेवकूफों के हाथ में नहीं दिया जाएगा वो, वरना वो न्यूक्लियर फ्यूजन करवा न्यूक्लियर आपके फ्यूजन करवा देंगे और वो फिजन करवा देंगे और जो आसपास के लोग जो है वो तबाह हो जाएंगे। स्टोरेज इनका आसान होना चाहिए। स्टोरेज कोल की तरह नहीं, बस कोल हमने खरीदा तो कोल के लिए तो जगह बहुत सारी चाहिए हमें, तो इनका स्टोरेज, हालांकि स्टोरेज किसका आसान, किसी भी चीज का आसान नहीं होता। सिर्फ विंड एनर्जी ऐसी है जो हवाओं के अंदर स्टोर है, सूरज की एनर्जी जो है वो भी खला के अंदर स्टोर है। हालांकि ये पावर प्लांट जो होते हैं, जो आपके विंड पावर प्लांट होते हैं या सोलर पावर प्लांट होते हैं, इनको जगह भी अच्छी खासी चाहिए होती है। तो जो स्टोरेज है वो ऐसा होना चाहिए इकोनॉमिकल, बिकॉज जब भी हम पावर प्लांट कहीं पर स्टेब्लिश करते हैं बहुत सारी लैंड की जरूरत पड़ती है। यही हमारे घर के पास ही अलीगढ़ में एएमयू का जो सोलर पावर प्लांट है, छोटा सा ही पावर प्लांट है लेकिन अच्छी खासी कैपेसिटी का है वो मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो आपके 100 बीघा के अंदर लगा, 50 बीघा के अंदर लगा होगा वो प्लांट, उसके अंदर सिर्फ सोलर पैनल ही लगे हुए हैं पूरे। तो उसको आप चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर बेगम सुल्तान जहां हॉस्टल है उसके पास लगा हुआ है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर। और दूसरी बात किस पर पूछे, दूसरी बात ये एंट्रेंस के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, दैट व्हाट इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होगा? जिनमें ये सारी क्वालिटीज होंगी, या एटलीस्ट बहुत, इनमें से बहुत सारी हो, या इनमें से कुछ तो ऐसी हो जो बहुत ही टॉप क्लास की हो, तो हम उसको गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे। बात समझ में आ गई? क्या इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल, एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है नॉन कन्वेंशनल, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। कितनी तरह के सोर्स पढ़ते हैं हम? 4 तरह के। कितनी तरह के पढ़ते हैं? 4 तरह के। पहले मैं लिखता हूं जब याद रहेगा आपको। हमको कितनी तरह के पढ़ने? एक पढ़ना है हमको कन्वेंशनल। कौन सा पढ़ना है? कन्वेंशनल। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? नॉन कन्वेंशनल। तीसरा कौन सा हो जाएगा? रिन्यूएबल। चौथा कौन सा हो जाएगा? नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोल है, कोल, तो कोल किस कैटेगरी के अंदर आता है? कोल कन्वेंशनल सोर्स है इंडिया के लिए। कन्वेंशनल सोर्स होता कौन सा सोर्स है? कन्वेंशनल सोर्स वो सोर्स होता है जो आम तौर से हम यूज कर रहे होते हैं, चाहे वो जल्दी खत्म हो जाए चाहे ना हो, चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे ना हो। बात समझ में? उसको बोलते हैं कन्वेंशनल। कन्वेंशनल के साथ साथ ये नॉन रिन्यूएबल भी है। बात समझिए इसको। तो ये कैटेगराइज हम कैसे करने वाले हैं ये आपकी समझ में आ जाएगा बच्चों। जैसे कोल की अगर हम बात करते हैं तो कोल इज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इंडिया, and at the same time it is a non-renewable sources of energy। तो ये जो नीचे वाली क्लासिफिकेशंस हैं, ये वाली जो क्लासिफिकेशंस हैं 3 और 4, ये इस बात पर डिपेंड करती हैं कि फ्यूल खत्म हो जाएगा जल्दी या नहीं, आसानी से मिल जाएगा या नहीं, ये इस पर डिपेंड करती हैं। और जो ऊपर वाली 2 हैं ये इस बात पर डिपेंड करती हैं कि हम इनको आमतौर से यूज करते हैं या नहीं। ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स की। तो फॉसिल की ये जो इस डेफिनेशन है, आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। व्हाट इज ए फॉसिल? व्हाट इज ए फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल जिसको हम हिंदी में जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कुछ बच्चों ने कहा था हिंदी में भी सर कभी कभी कुछ लिख दिया करिए, तो मैंने लिख दिया।
Fossil fuels are made from decomposing plants and animals. Animals और plants जो कि सदियों पहले जमीन में दब गए किसी वजह से, ठीक है, उनका जब डिकम्पोजिशन हुआ, बिकॉज हम किस चीज से मिलके बने, हम कार्बन से मिलके बने, तो जब उनका हम कार्बन, हाइड्रोजन, बहुत सारे मिनरल से मिलके बने, जिसमें कार्बन अच्छे खासी हैसियत रखता है, कार्बन अच्छा खासा परसेंटेज रखता है, तो मेड फ्रॉम डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, these fuels are found in the earth crust and contain carbon and hydrogen which can be burned for energy. Coal, oil and natural gas are example of fossil. There are many examples, but I have written only 3, that is coal, oil and natural gas are examples of fossil fuels. I hope the डेफिनेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फॉसिल फ्यूल के ऊपर और भी बहुत सी चीजें जो बताने वाली हैं, फिलहाल हम एनसीईआरटी के टेक्स्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट, वी विल सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द फॉसिल फ्यूल। इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले, और ये कहां से लिए हैं, एनसीईआरटी से। तो पहला पॉइंट देखते हैं, फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मैंने आमतौर से बता दिया, जैसे इसकी एक एग्जांपल कोल है, दूसरी एग्जांपल क्या है, ऑयल है। ऑयल या आप गैसोलीन भी कह सकते हैं। ये जो बच्चों अर्थ में से ऑयल निकलता है ना, ये बेसिकली पेट्रोल या डीजल की फॉर्म में नहीं निकलता है, ये खाम ऑयल निकलता है, खाम बिल्कुल कच्चा ऑयल निकलता है, इसके अंदर होता है सब कुछ, ठीक है। तो वो डिस्टिलेशन करते हैं हम, किस तरह से पेट्रोल, किस तरह से, ये डेंसिटीज की बुनियाद पे जो है अलग अलग हो जाता है बाद में, तो उसको हम किसी और वक्त में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कोल है, ऑयल है, या गैसोलीन है, या नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस भी बेसिकली फॉसिल से ही बनती है, नेचुरल गैस, इसीलिए इसका नाम है नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस। तो ये सब जो है बेसिकली नॉन रिन्यूएबल हैं, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये होता है, बेसिक डिसएडवांटेज ये होती है इसकी, कि इसकी जो तादाद है या इसकी जो क्वांटिटी है अर्थ क्रस्ट के अंदर, आमतौर से ये सब अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं, तो ये जो है फिक्स है। आमतौर से आप देखेंगे तो गल्फ कंट्रीज जो हैं वहां पर ये ज्यादा पाया जाता है, ये जो गैसोलीन या नेचुरल गैस या ऑयल है। कोल की खाने तो हमारे पास भी है, यानी हिंदुस्तान में भी है। हमारे पास का मतलब ये नहीं है कि मेरी गिरफ्त में, ये मतलब समझ लेना, जैसे बिहार की तरफ है कोल माइंस, या आपके धनबाद की तरफ है, और वहां पर तो आपके इंजीनियरिंग भी होती है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से, आईआईटी वालों के अंडर में ही है वो, तो वहां से बीटेक होता है, लोग बीटेक करते हैं वहां से। तो फॉसिल फ्यूल का जो बेसिक पॉइंट है सबसे पहला, कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, एक बार खत्म हो गया तो फिर फौरन नहीं मिलेगा। फौरन मिलेगा भी अगर मिलेगा भी तो उतनी जिंदगी हमारी है नहीं, हमारी तो 60 70 80 में फिनिश है, मतलब मामला खत्म है, और ये बनता है सदियों के अंदर, तो सदियों तक कौन बैठा है भाई इंतजार करने के लिए, ये बन जाएगा तो ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, डिसएडवांटेज क्या है, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। जब भी ये जलता है आफ्टर द कंबशन, एयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट ये आपके भेज देता है। इसके ऊपर सवाल भी आया है कई बार, मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। सो दीज आर द 3 मेजर पॉल्यूटेंट because of the combustion of the fossil fuel, that is oxides of carbon and nitrogen and sulfur। क्यों ये आपके पॉल्यूटेंट हैं, क्योंकि ये एसिडिक हैं नेचर में, और इनकी वजह से एसिड रेन भी होती है। बात समझ में, ये एसिडिक भी हैं और इनकी वजह से एसिड रेन भी होती है। Moreover, the greenhouse effect is also observed because of these pollutant, and the major pollutant which causes this greenhouse effect is this carbon dioxide gas, which is actually the
which is actually a major pollutant and we get after the combustion of fossil fuels. Okay, are you getting the point? Now, the very last point for points to remember, increasing the efficiency of the combustion process reduces the harmful effect of the fossil fuel. अगर हम कंबशन प्रोसेस को अच्छा कर दें यानी एफिशिएंट बना दें, तो कंबशन प्रोसेस के एफिशिएंट हो जाने के बाद ये जो गैसेस निकलती हैं ये कम हो जाएंगी। क्या बात समझ में आ रही है? ये जो गैसेस निकलती हैं ये रिड्यूस हो जाएंगी काफी हद तक। तो कंबशन के ऊपर बड़ी रिसर्च चलती है और मैकेनिकल इंजीनियर्स और केमिकल इंजीनियर्स इन पर काम करते हैं और पेट्रोकेमिकल इंजीनियर्स इन पर काम करते हैं कि अच्छा कंबशन हो। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल या बाइक होती है, वो कुछ दिनों के बाद क्या होती है, धुआं फेंकने लगती है, तो उसकी सर्विस की जरूरत होती है। ओके, 1 मिनट से कम बचा है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए आप सब लोग। Now let us move on to next slide, and next slide is very interesting and very important topic. It is 14.2.2 and this article is thermal power plant. ठीक है, थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं? थर्मल पावर प्लांट वो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं जिसमें किसी फ्यूल को जलाया जाता है, बर्न किया जाता है या कंबशन किया जाता है। आमतौर से वो फ्यूल कोल होता है, कहीं कहीं पर डीजल भी हो सकता है। जैसे हम कुवैत की बात करें तो वहां पर डीजल होगा, हम दादरी की बात करें यहाँ इंडिया की तो यहाँ पर कोल होगा। किसी तीसरी जगह पर कंबशन किसका हो सकता है? न्यूक्लियर फ्यूल का हो सकता है। तो ये सारे ही पावर प्लांट, चाहे कोल पावर प्लांट हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, चाहे डीजल पावर प्लांट हो, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे? थर्मल पावर प्लांट में आएंगे। आमतौर से कोल यूज होता है थर्मल पावर प्लांट के अंदर, लेकिन जरूरी नहीं है, डीजल भी हो सकता है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं, 2 पॉइंट जो लिखे हैं। द टर्म थर्मल पावर प्लांट इज यूज्ड सिंस फ्यूल जनरली कोल इज बर्न्ड to produce heat energy which is converted into electrical energy. So first the fuel is burned, and after the combustion heat energy is received, and then heat energy is directly converted to electrical energy. Coal is usually found in sedimentary rocks. तो कोल, क्योंकि कोल हमने यहाँ यूज किया है तो इसलिए यहां पर कोल लिख दिया हमने। कोल इज जनरली यूज, तो कोल बेसिकली आता कहां से ये लिख दिया क्योंकि एक आध जगह ये सवाल भी आया है शायद। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है हमको। ये बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स ही होती है, इसकी डिपॉजिट्स वेयर रॉक एंड डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर आर पिल्ड अप इन ईयर्स। तो बेसिकली जो डेड प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, किसी भी तरह का लिविंग मैटर था जो कि डेड हो गया, वो पड़ा रहा सालों तक, तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इट इज कन्वर्टेड टू कोल, और डिफरेंट कंडीशन हुई तो फिर ऑयल भी बन जाता है। तो इसको अभी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे पावर प्लांट को थोड़ा सा। अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, ये एक पावर प्लांट की, एक थर्मल पावर प्लांट की आपका ये पिक्चर है, एक्चुअल पिक्चर है। मुझे इंडिया की तो नहीं लगती है। तो आप ये देखेंगे ये जो बड़ी जो ये बेसिकली जो टावर है, ये बहुत बड़े टावर है। बात समझ में? आप देखिए ये जो बिल्डिंग है यही बहुत ऊंची होगी, ये जो बिल्डिंग है यही कम से कम 20 माले की बिल्डिंग होगी, तो ये कितना ऊंचा होगा? तो ये बेसिकली कूलिंग टावर्स हैं। कौन से टावर्स हैं? इसमें बिजली नहीं बनती है। ये कौन से? कूलिंग टावर। बिजली तो यहाँ इस बिल्डिंग में कहीं बन रही होगी, बात समझ में, और यहाँ पर कहीं फर्नेस होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कूलिंग टावर है और ये बिल्डिंग है। एक दूसरी और तस्वीर दिखाता हूं आपको मैं, ये हमारे एनटीपीसी दादरी की तस्वीर है, एनटीपीसी दादरी की, जो यहीं हमारे यूपी में मौजूद है। और मैं तो इसको गया हूं कई बार, मैंने विजिट किया है। ये पूरा जो है यहां से लेकर यहां तक जो है बेसिकली यहाँ पर जनरेटर्स लगे हुए हैं अंदर, और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। बात समझ में? इसको अगर कोई पैदल घूमना चाहे तो थक जाएगा, उसको 1 दिन चाहिए मतलब ये। और ये बेसिकली उसकी चिमनी है। तो ये उसकी एक्चुअल फोटो थी, मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि ताकि इंटरेस्ट थोड़ा सा क्रिएट हो जाए आपको।
ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस थर्मल पावर प्लांट। ये इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है क्योंकि सवाल पूछने के बहुत कभी इम्कान है इसके ऊपर। अब देखिए, जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें होता क्या है बेसिकली, ये होता तो इतना कुछ है कि एक बिल्डिंग में भी घुस जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा एक दिन के अंदर, एक दिन में क्या, एक साल में भी समझ में आया तो बहुत बड़ी बात होगी। अब उसका एक मोटा मोटा एक प्लान समझा दिया गया है, समझाने के लिए बनाया गया है, तो आप इसको समझ लीजिए। देखिए, ये बेसिकली क्या चीज है, ये क्या चीज है, जिस फ्यूल को हम जलाएंगे, जिसका कंबशन करेंगे, उसकी कंबशन गैसेस यहां से निकलेंगी। ठीक है, ये कूलिंग टावर जो दिखाया था बड़ा वाला, ये यहां पर बना हुआ है, यहां पर बना हुआ है। ये बेसिकली क्या है, चिमनी। तो ये क्या चीज है, चिमनी। एक तरह से चिमनी ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपने फैक्ट्रियों के ऊपर देखी है ना चिमनी, पीछे दिखा रहा हूं जाकर देखिए, जैसे ये चिमनी लगी हुई है फॉर एग्जाम्पल। हालांकि चिमनी बड़ी ऐसी चिमनी है कि इसके अंदर कई घर समा जाएंगे, इतनी बड़ी ये चिमनी है, और बड़ी ही आपके जो है वो बहुत ही कम धुआं ही बाहर निकालती है। अच्छा खासा धुआं तो इसको अच्छी खासा धुआं तो इसका क्या होता है, प्रोसेस हो जाता है और पॉल्यूशन कम से कम फैलता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या चीज है, यहां पर देखिए ये बॉयलर है। बॉयलर मतलब जहां पर अंडे बॉयल होते हो, बॉयलर का मतलब जहां पर बेसिकली पानी बॉयल होगा। क्या बॉयल होगा, पानी बॉयल होगा, और पानी भी खास तरह का होगा। यहां पर ये जो बॉयलर है, इस बॉयलर को हम, बॉयलर के अंदर पानी को गर्म करते हैं उस फ्यूल की हीट एनर्जी से, जिस फ्यूल का ये पावर प्लांट है। आमतौर से कोल का होता है तो कोल से करेंगे, अगर डीजल का होगा तो डीजल से करेंगे। ठीक है, तो वो फ्यूल जिसको हमें जलाना है, उसको जलाकर ये पानी को हम गर्म करते हैं सबसे पहले, और पानी से हम स्टीम बनाते हैं। क्या चीज बनाते हैं, स्टीम। स्टीम बनाते हैं। स्टीम भी कैसी स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम। सुपर, ये वाली वो वाली स्टीम नहीं जो कि बेसिकली चाय बनाने में हम घर में बनाते हैं, वो तो खाली स्टीम ही होती है। ये कौन सी बनाते हैं, सुपर हीटेड, सुपर हीटेड हाई प्रेशर स्टीम बनाते हैं। और इसको मैं मिटा रहा हूं सबको ताकि मैं दिखा सकूं आप लोगों को। आप यहां पर देखिए ध्यान से, इस जगह पर ध्यान से देखिए कि यहां पर स्टीम हम पास कराते हैं टरबाइन के ब्लेड से। टरबाइन की फोटो मैंने अभी लगाई नहीं, वरना टरबाइन दिखा देता। तो टरबाइन के ब्लेड से क्या होती है, आपकी स्टीम जाती है तो ये टरबाइन रोटेट करने लगता है। क्या करने लगता है, रोटेट। तो अभी आपको इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि अगर हम कोई चीज रोटेट करने लगे या मूव करने लगे तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाएगा उसके अंदर। तो ये बेसिकली टरबाइन हमने कनेक्ट कर दिया है जनरेटर की शाफ्ट से। तो जनरेटर की जो शाफ्ट है, यहां पर कंडक्टर होंगे, यहां पर क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे। बात समझ में आ रही है। और ये कंडक्टर्स क्या हो जाए, क्या करने लगेंगे, रोटेट करने लगेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब कंडक्टर रोटेट करेंगे तो क्या चीज पैदा हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिक करंट इन टावर्स में दे दिए जाएंगे। ये वो टावर्स हैं, ये वाले वो टावर्स हैं जो बेसिकली आपको खेतों में नजर आते हैं। खेतों में या आपको बड़े बड़े टावर्स कहीं तो देखे होंगे आप लोग बहुत बड़े बड़े टावर जहां पर 6-6 और 5-5 तार जो है वो रन कर रहे होते हैं। तो ये वो टावर्स हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस हो चुकी है, बन चुकी है। अब दोबारा यहां पर आते हैं इस वाले पॉइंट पर। अब स्टीम का क्या होता है, स्टीम को हम एक कंडेंसर से पास कराते हैं। ये क्या चीज है, कंडेंसर, जो बेसिकली स्टीम को कंडेंस करता है। और ये कंडेंसर क्या करता है, ये स्टीम को ऐसे इधर वार्म वाटर यहां पर जाता है कूलिंग टावर में, इस जगह पर, और ये स्टीम वापस में पानी बन जाती है और पानी को वापस यहां पर पंप कर देते हैं। इस जगह पर पानी वापस इधर आ जाता है और पानी को फिर रीपंप करके वापस इस जगह पहुंचा देते हैं ताकि हम सुपर हीटेड स्टीम बना सके। तो कूलिंग टावर में इस जगह पर क्या होती है कि बहुत सारी स्टीम बाहर भी निकलती है। तो कूलिंग टावर्स में बाहर स्टीम निकल रही होती है। कूलिंग टावर बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो कूलिंग टावर अभी मैंने आपको दिखाए भी थे इस वाले में। ये देखिए कूलिंग टावर में ये जो निकल रही है बेसिकली वही स्टीम इसके थ्रू पास हो रही है
यहां पर आ रही होगी स्टीम, तो बहुत सारा पानी तो रिसाइकिल हो जाता है, बहुत सारा पानी रिसाइकिल हो जाता है। बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है इसको, बस इतना समझ लीजिए कि हम फ्यूल को गर्म करते हैं, कंबशन करते हैं, आफ्टर दैट पानी को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। सुपर हीटेड स्टीम टरबाइन से पास होती है, टरबाइन घूमता है, उस टरबाइन को कनेक्ट कर देते हैं जनरेटर के रोटर से, कंडक्टर घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो ये मोटी मोटी बात है, इससे कम नहीं जानना चाहिए आपको, इतना एटलीस्ट जान लेना चाहिए। फिर कूलिंग टावर क्या करता है ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, आई होप, आई गेस कि ये नहीं पूछा जाना चाहिए आपसे, क्योंकि वो बात की बात है, मैंने तो बता दिया ये आपको, क्योंकि आप इंटरनेट पर देखेंगे तो ये आपको तस्वीर मिलेगी, फिर आप खामा परेशान होंगे कि भाई ये क्या चीज होती है, वो क्या चीज होती है। तो आप इतना ही जानिए, ये तो बीटेक वीटेक जब कोई करता है या 12th क्लास में जब इसकी बात होगी तब देखा जाएगा। ओके, सो आई गेस के इतना कुछ काफी है फिलहाल थर्मल पावर प्लांट को लेकर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बातें देखेंगे। ओके, ठीक है।